अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अफसोसनाक खबर आप लोगों ने सुनी ली होगी कि इसराइल और अमेरिका ने बिला वजह ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ज़ाहिर बात है ईरान ने रिटेलिएट करना था, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। और उन रिटेलिएशंस का एक पार्ट ये था कि ईरान ने ये धमकी दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर देगा। और अब कहानी ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया है। तो एक्चुअल सूरत हाल क्या है, हो क्या रहा है? आप लोग जहाज़ों के ऊपर अटैक्स की जो खबरें सुन रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है और अफसाना कितना है? व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ रियली हैपनिंग? आज इंशाल्लाह मैं आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। अच्छा जी, तो कहानी हुई कि जब ईरान के ऊपर अटैक कर दिया इसराइल ने और अमेरिका ने, तो ईरान की IRGC ने VHF के ऊपर ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी, जिसका कहने का मतलब ये था कि अब किसी भी जहाज़ को, बहरी जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है और जो गुजरेगा वो नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। ये जब VHF के ऊपर ब्रॉडकास्ट शुरू हुई तो थोड़ी सी ज़रा हबड़ा दबड़ी मच गई, जैसे कि इन तमाम सिनेरियोज़ में अक्सर होता है। ज़्यादातर बहरहाल तादाद उन जहाज़ों की थी जो कि होर्मुज़ से निकलना चाह रहे थे, जो कि गल्फ़ से निकल के, पर्शियन गल्फ़ से निकल कर बाहर आना चाह रहे थे। तो काफ़ी सारी बड़ी तादाद में जहाज़ बाहर निकले और उन्होंने पर्शियन गल्फ़ को एग्ज़िट किया। इसके बाद क्या हुआ कि इनिशियली इस ब्लॉकेज को, ये जो VHF के ऊपर ट्रांसमिशन दी जा रही, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया और कई जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश यहाँ से की और कई जहाज़ गुजरने में कामयाब भी हुए। लेकिन उसके बाद जो है वो सीरियसनेस उस वक़्त बढ़ी जब कुछ जहाज़ों के ऊपर डायरेक्टली फायर किया गया, जिन्होंने ब्लॉकेड के बावजूद वहाँ से गुजरने की कोशिश की। इससे पहले कि हम उन जहाज़ों की बात करें जिन्होंने गुजरने की कोशिश की और जिनके ऊपर ये अटैक किया गया, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ब्लॉकेड होती है दो तरह की, एक होती है सॉफ्ट ब्लॉकेड और एक होती है हार्ड ब्लॉकेड। सॉफ्ट ब्लॉकेड वो है जो कि अभी इस वक्त होर्मुज़ के अंदर जारी है, यानी कि तमाम जहाज़ों को वार्न कर दिया गया है कि कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरेगा, जो जहाज़ गुजरेगा उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। दूसरी होती है हार्ड ब्लॉकेड। हार्ड ब्लॉकेड वो होती है जो कि स्विस कैनाल में की गई थी, कि कैनाल के अंदर ला के उन्होंने जहाज़ ही डबो दिया, अब ना कोई जहाज़ वहाँ से आ सकता है और ना जा सकता है। तो यहाँ पे हार्ड ब्लॉकेड अभी तक नहीं की गई है, अभी तक सॉफ्ट ब्लॉकेड ही है, यानी कि अगर कोई जहाज़ उसको इजाज़त मिले तो वो गुजर सकता है। और देखा जाए तो बेसिकली ये सॉफ्ट ब्लॉकेड जो है उससे ईरान का फ़ायदा भी है, हार्ड ब्लॉकेड से उसका शदीद नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप मेरीन ट्रैफिक के ऊपर जाएँ या किसी भी AIS मॉनिटरिंग वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो आप देखेंगे कि सारे जहाज़ ऐसा नहीं कि ब्लॉक हुए हुए हैं, अभी भी होर्मुज़ के अंदर से इक्का दुक्का जहाज़ गुजर रहे हैं और बगैर किसी रोको टोक के गुजर रहे हैं। और ये ज़्यादातर जहाज़ वो हैं जो कि या तो ईरानी हैं और ये चाइनीज़ हैं। इन जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम अपनी कहानी को रिज्यूम करते हैं वहीं से। जब ईरान ने एक आध जहाज़ को निशाना बनाया तो फिर क्या हुआ कि फिर इंश्योरेंस ने अपनी इंश्योरेंस बढ़ा दी, 500% तक कर दी। और कुछ इंश्योरेंस ऐसे थे जिन्होंने कवर अपना ख़त्म कर दिया, यानी कि अगर आपका जहाज़ यहाँ पे गया और आपके बहरी जहाज़ को कुछ हुआ तो हमारी तरफ से आपको कोई इंश्योरेंस की कीमत अदा नहीं की जाएगी। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने फिर वहाँ से जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम गल्फ़ के अंदर ट्रेड ही नहीं करेंगे, पर्शियन गल्फ़ के अंदर ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो अब अक्सर कंपनीज़ ने तो वहाँ से जाने से वैसे ही इनकार कर दिया है। ईरानी और चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन बाकी बड़ी तादाद एक ऐसे जहाज़ों की है जो कि या तो इस तरफ पर्शियन गल्फ़ की इस तरफ गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से थोड़ी सी नरमी हो और वो गल्फ़ के अंदर जाएं और अपनी जाके लोडिंग या डिस्चार्जिंग जो भी उन्होंने करना है वो करें। डिस्चार्जिंग तो नहीं होती, ज़्यादातर लोडिंग ही होती है। और उसके बाद फिर एक बड़ी तादाद उन जहाज़ों की है जो कि ऑलरेडी लोड हुए हुए खड़े हैं और जो कि इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको ये इजाज़त मिले और कब ये मामला जो थोड़ा सा बेहतर हो, ताकि वो गल्फ़ को एग्ज़िट कर सकें और अपने अगले सफ़र पर रवाना हो सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 3-4 दिनों के अंदर क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इम्पैक्ट के ऊपर जाएँ, मैं आप लोगों के सामने उन जहाज़ों का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जिन जहाज़ों पर अटैक किया गया। अभी तक जो अटैक रिपोर्टेड हुए हैं वो 5 जहाज़ों के ऊपर रिपोर्टेड हुए हैं। उनमें से 3 जहाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की थी और उन पर तब अटैक हुआ था, और बाकी 2 जहाज़ ऐसे थे कि जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उनको बहरहाल नुकसान पहुंचा है। 1 मार्च को एक जहाज़ था जिसका नाम था स्काईलाइट, वो 5 नॉटिकल माइल साउथ ऑफ खशा पोर्ट ओमान था। जब इसके ऊपर जो है अटैक किया गया, इसमें 4 इंजरीज़ हुई, क्रू को एवैक्यूएट कर लिया गया। ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा जहाज़ था एथेनोआ। इस जहाज़ के ऊपर 2 ड्रोन्स की वजह से अटैक किया गया जब इसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की और इस पर आग लग गई। तीसरा जहाज़ है हरक्यूली स्टार।
हरक्यूलिस स्टार जो है मीना सकर के 17 नॉटिकल माइल नॉर्थ वेस्ट में था जब इसके ऊपर अटैक हुआ। जहाज़ पे आग लगी, आग को बुझा लिया गया, लेकिन बहरहाल जहाज़ ने अपना वॉयज जारी रखा और ये निकलने में कामयाब हो गया। 2 मजीद जहाज़ जिनके ऊपर अटैक हुआ उनमें एक था स्टेना इम्पेरेटिव, ये वो जहाज़ था जो कि बहरीन में ड्राई डॉक के अंदर था और इसके ऊपर वहाँ पर अटैक हुआ, आग लगी थी, काबू पा लिया गया, क्रू को नुकसान नहीं हुआ। दूसरा जहाज़ है MKD वियोम, ये मस्कत के पास था। इसके ऊपर 1 मार्च को कामिकाज़े बोट ने, यानी कि वो बोट जिसके ऊपर कोई बंदा सवार नहीं होता, वो सीधी आती है और आके हिट करती है, उसने अटैक किया और एक जो है इसके ऊपर फर्टेलिटी हुई। तो ये 5 जहाज़ आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये 5 इंसिडेंट भी हो गए, उन मना तो वैसे ही कर रहे थे, तो अब जहाज़ जो है वो कोई किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। कंपनीज भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनीज यूजुअली मैंने देखा है कि रिस्क के साथ खेल जाती हैं, कि उनको तो कोई ख़ास परवाह शरवाह नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिवाय अच्छी बड़ी रिप्यूटेड कंपनीज़ के। बाकी मिडिल साइज और स्मॉल कंपनीज जो हैं वो तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, टू बी रियली ऑनेस्ट, हकीकत की बात आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन अब जो है वो कोई भी जहाज़ से गुजर वहाँ पे नहीं रहा है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या आए हैं? सबसे पहले तो तकरीबन 84 to 85% ट्रैफिक जो है वो हॉल्ट हो गया है। 84 से 85% ट्रैफिक अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर से गुजर ही नहीं रहा। हैरानी की बात है, अब 40 मिनट रह गए हैं अफ्तार होने में और सूरज पूरी आबोताब से चमकी जा रहा है। ये मेरे ख्याल में जहाज़ों का, बहरी जहाज़ों का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम होने वाला है, जो कि शायद हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। तकरीबन 706 जहाज़ हैं जो कि आइडलिंग पे हैं। आइडलिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि जो कहीं आ जा नहीं रहे, बल्कि या तो वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि एक जगह अपनी मेंटेन कर रहे हैं कि हमें मौका मिले तो वो क्रॉस करें, या उन्होंने एंकर किया हुआ है। 706 जहाज़ जो आइडल किए हुए हैं, उनमें से 200 जहाज़ जो हैं वो तकरीबन गल्फ़ के अंदर हैं, पर्शियन गल्फ़ के अंदर हैं, और तकरीबन 500 के करीब जहाज़ जो हैं वो गल्फ़ के बाहर हैं। और ये जो 200 जहाज़ गल्फ़ के अंदर हैं, इनमें से 40 VLCC हैं जो कि 2 मिलियन बैरल, यानी कि 20 लाख बैरल के आसपास जो है वो तेल कैरी कर सकते हैं। हमारा जहाज़ जो है ये 1 मिलियन बैरल का है, हम तकरीबन 10 लाख बैरल जो है वो तेल को कैरी करते हैं। जो VLCC है वो तकरीबन दुगना होता है हमारे जहाज़ के साइज़ का। तो वो तकरीबन 40 हैं जो कि लोडेड खड़े हुए हैं और जिन्होंने बाहर निकलना है, और तकरीबन 33 के करीब कहा जाता है कि स्विसमैक्स हैं, और उसके बाद तकरीबन कोई प्रोडक्ट टैंकर्स भी हैं जो कि अंदर खड़े हुए हैं। अब ये इतनी बड़ी शिपमेंट तेल की अगर आप देखें तो ये मिलियंस ऑफ बैरल्स बनती है जो कि रुकी पड़ी है। जो जहाज़ जिन्होंने लोड करना है वो भी है, जिन्होंने डिस्चार्ज करना है वो भी। और आपका इतना बड़ा ट्रेड अगर रुक जाए तो शुरू के चंद दिन तो सस्टेन आराम से हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर असर ज़ाहिर होना शुरू होता है। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा इफेक्टिव पाकिस्तान होगा, और आज मैंने खबर पड़ी थी कि पाकिस्तान अल्टरनेट रूट को तलाश कर रहा है। बहुत देर की मेहरबान आते आते जो बंदा जितना मर्जी बोल रहे, इन्होंने करना तभी है जब इनको ज़रूरत पड़ती है, या जब पानी सर से गुजर जाता है हकीकतन। तो एनीवे दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम अल्टरनेट रूट्स, और फिर ये अफ्रीका से तेल मंगाएंगे जो कि हमें उससे भी ज़्यादा दूर पड़ेगा, जो कि रशिया पड़ता था। तो फिर आपकी सारा का सारा वो जो फार्मूला था कि रशिया से हम तेल इसलिए नहीं मंगाते कि वो बहुत दूर पड़ता है और बहुत महंगा पड़ेगा हमें, वो सारा फार्मूला तो फिर आपका ख़त्म हो गया। अपनी गई बात को तो आपने खुद ही जो है नलीफाई कर दिया। अब इस बात को कैसे आप सही साबित करेंगे? एनीवे, इन बातों में जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इन सब के बारे में मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। इंसान जितनी बात करता है, इंसान का उतना ही दिल जलता है। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 10 से 13% तक जम कर गई है इन 3-4 दिनों के अंदर ही। हालांकि अभी क्रूड की कोई शॉर्टेज हुई नहीं है, चंद दिनों के अंदर होने की मुतवक्को है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से जो चीज़ मुतासिर हुई है वो ये है गैस की कीमतें। गैस की कीमतें तकरीबन 54% बढ़ गई हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस है, और हम इंपोर्ट हम भी करते थे, लेकिन बहरहाल हमें ऐसी एक्यूट शॉर्टेज का सामना नहीं है। लेकिन यूरोप में शॉर्टेज का सामना है। खैर, पाकिस्तान को भी सामना होगा, क्योंकि जब इन्होंने कहा था जी हम LNG टर्मिनल बना रहे हैं, तो उसमें कोई स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी तो थी कोई नहीं। एक और LNG जहाज़ को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी LNG टर्मिनल बन गया। तो ऐसे तो नहीं बनते LNG टर्मिनल। हर बंदा जो है बस अपना साज बजा रहा है जैसे वो बजा सकता है। तो अभी तक 4 दिन हुए हैं, और 4 दिन के अंदर आपके सामने इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। LNG की कीमतें यूरोप में 54% बढ़ गई हैं, क्योंकि कतर ने अपना एक्सपोर्ट स्टॉप कर दिया है। जब कतर एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर यूरोप के पास LNG कहाँ से आएगी? हाँ, रशिया से LNG वो लोग ले ही नहीं रहे। रशिया के पास तो अभी भी LNG अच्छी खासी मौजूद है। कतर का टर्मिनल डैमेज हो गया है डिबरी गिरने से, अरामको का टर्मिनल डैमेज हो गया डिबरी गिरने से, और आज ही की खबर है कि फोर्टको फुजायरा जो पोर्ट कंट्रोल है, फोर्टको जो टर्मिनल है, फुजायरा ऑयल टैंकर टर्मिनल, वहाँ पे भी एक ड्रोन गिरा है या ड्रोन का डिबरी गिरा है, जिसकी वजह से टर्मिनल जो है उसमें आग लग गई है, और फ़िलहाल उन्होंने भी अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। तो ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। अगर हम एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो अफेक्ट तो पूरी दुनिया होगी। वो कंट्रीज़ ज़्यादा अफेक्ट होंगे जो कि यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, और उनमें सबसे बुरा इफेक्ट ही आपका अपना देश पाकिस्तान, क्योंकि हमारा तो 100% इंपोर्ट है ही गल्फ़ से।
हम तो कहीं और से इम्पोर्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर इंशाल्लाह ईरान ये वॉर सस्टेन कर जाता है, जो कि मेरी दुआ है कि ईरान अपनी इस वॉर को सस्टेन करे, हुर्मुज़ की बस ब्लॉकेज जो है वो किसी तरीके से कायम रखे, बाकी ज़्यादा बम इधर उधर मारने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को उसने डिसरप्ट किए रखा ना, सब अपने घुटनों पे खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि तेल जो है वो अमेरिका की शहरग है। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ उसको वही मुल्क आज़ाद करवाने हैं और उन्हीं मुल्कों में उसको डेमोक्रेसी लेके आनी है जहाँ पे तेल है, बाकी उसको कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपको कम्प्लीटली आगाह कर दूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है और ख़ास तौर पे हुर्मुज़ में इस वक्त क्या हो रहा है और जहाज़ों के जो इंसिडेंट हुए वो थे क्या। अगर आपने इस सिलसिले की पुरानी वीडियो को देखना हो तो मैं वो भी लिंक कर दूंगा। अगर मैंने जो रशियन ऑयल पे वीडियो बनाई थी आपने वो देखनी हो तो वो भी लिंक कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।